विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। श्रोताओं, आज की विविधा में हम ऐसे कलाकारों को याद करने जा रहे हैं जिन्हें हमारी फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की कला के कुछ पायनियर्स, अंग्रेजी में एक शब्द है ना पायनियर, उन्हें उस नाम से भी बुला सकते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश का जो कला जगत है, जो संस्कृति है, उसके वाहक ये कलाकार रहे हैं। और सबसे पहले हम एक महान नृत्यांगना को आज के कार्यक्रम में याद कर रहे हैं। जी मनीषा जी, ये कलाकार वो सितारे हैं जिन्होंने हमारे कला जगत को समृद्ध किया है, रोशन किया है, और इन्हीं के जगमग से हमारा कला क्षेत्र जो है वो आज तक रोशन है। और जैसा मैंने कहा ना कि पायनियर्स हैं जो इन कलाओं के पुरोधा रहे हैं, वैसा ही एक जगमगाता नाम है नृत्यांगना सितारा देवी का। 8 नवंबर को उनका जन्मदिन है और हम अपनी विविधा में उन्हें बहुत आदर से याद करते हैं। 8 नवंबर 1920 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ था और उस वर्ष दीपावली का पर्व मनाया जा रहा था और उस दिन यानी 8 नवंबर को धनतेरस की तिथि थी। जी जी। और इसीलिए उनका नाम रखा गया था धनलक्ष्मी। प्यार से उन्हें बचपन में धन्नो कहकर बुलाते थे। एक बहुत ही गुणी और कला मर्मज्ञ कलाकार पंडित सुखदेव महाराज की ये पुत्री, जिनका पहला नाम धनलक्ष्मी था, बाद में तो खैर पूरा जगत उन्हें सितारा देवी के नाम से जानता है। ये नाम से तो धनलक्ष्मी थी, लेकिन जीवन भर सरस्वती की सेवा की और नृत्य की सेवा की। हम कहते हैं भगवान नटराज की सेवा की। जी। सितारा देवी की माँ मत्स्य कुमारी नेपाल के राज परिवार से संबंधित थी और वे भी जानी मानी नृत्यांगना थी। भरतनाट्यम शैली जो है नृत्य की और नाट्य शास्त्र की वे अभ्यासक भी थीं। तो बहुत स्वाभाविक है कि सितारा देवी को कला विरासत में मिली। और सितारा देवी जी के बारे में हम आपसे क्या कहें, वैसे तो हमारे सभी सुधी श्रोता इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का आशीर्वाद प्राप्त था। सितारा देवी जी के जीवन का ये बड़ा ही सुंदर संस्मरण है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस वक्त तो हम सितारा देवी जी के बचपन की बात आपसे करना चाहेंगे। जी, 8 वर्ष की उम्र में उनका विवाह करने की कोशिश हुई जिसका उन्होंने विरोध किया और वो पढ़ना चाहती थी तो उनके पिता ने उन्हें हाई स्कूल में दाखिल किया। वो स्कूल था कामाचागढ़ हाई स्कूल। वहाँ एक डांस ड्रामा हो रहा था सत्यवान सावित्री के नाम से। जब ये डांस ड्रामा तैयार किया जा रहा था तब अचानक किसी नृत्य के दौरान उन्हें कहा गया कि आप जरा करके बताइए, और एक उनका बड़ा इम्प्रॉम्प्टू सा डांस उन्होंने किया जिसको देखकर सब बहुत प्रभावित हुए। और फिर इस डांस ड्रामा में उन्हें भूमिका भी मिली और साथ ही उन्होंने अपने साथियों को नृत्य निर्देशित भी किया। जी जी। और इसकी सराहना अखबार में छपी। जी। उन दिनों बड़ा ही प्रचलित और लोकप्रिय अखबार हुआ करता था दैनिक आज। जी। इसमें समाचार को पढ़ करके उनके पिता ने नृत्य की शिक्षा के लिए और अधिक प्रेरित किया। और उनकी बड़ी बहन का नाम था तारा, जो जाने माने नर्तक पंडित गोपी कृष्ण की माँ थी। जी। उन्हीं के नाम पर छोटी बहन को इन्होंने नाम दिया सितारा। और इसके बाद 11 वर्ष की आयु में ही सितारा देवी अपने परिवार के साथ मुंबई आ गईं। सितारा देवी 10 वर्ष की उम्र में जब इन्होंने पहला परफॉर्मेंस दिया तो वो मूक सिनेमा के बीच में जो मध्यंतर हुआ करता था 10 मिनट का, उस वक्त अपना परफॉर्मेंस देती थी। जी हाँ, और ये वही समय था जब फिल्में अपनी शैशव अवस्था में थी। और फिर उसके बाद आज का जो विराट सिनेमा हमारे सामने है उसके लिए हम इन सभी कलाकारों के बहुत ऋणी हैं। जयंत जी, आज हम सितारा देवी जी की एक बहुत ही खास रिकॉर्डिंग जो है वो सुनाना चाहते हैं, लेकिन एक संस्मरण की बात हमने की थी जिसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, और वो ये कि सितारा देवी जी एक कार्यक्रम में मुंबई में अपनी प्रस्तुति दे रही थी। जगह का नाम है आदिया बेगम पैलेस, और इस पैलेस में यानी इस स्थान पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे, डॉक्टर सरोजिनी नायडू थी और सरकोजी जहांगीर मौजूद थे। वहीं उनके नृत्य को देखकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सितारा देवी जी को आशीर्वाद दिया और शॉल और श्रीफल। इसी समय क्या हुआ जयंत जी, देखिए किस तरह से बड़े लोग होते हैं। सितारा देवी जी के पिता ने सितारा देवी जी को पकड़ा, छोटी सी थी, उनको कहा कि बेटा
गुरुदेव से केवल सम्मान ही नहीं बल्कि आशीर्वाद मांगो कि तुम एक बहुत बड़ी नृत्यांगना बनोगे, और ये बात सच में फलीभूत हुई। सितारा देवी ने गुरुदेव टैगोर से प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद मांगा और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि वो बहुत बड़ी नृत्यांगना बनेंगी। और आज हम सब इस बात को मानते हैं, जानते हैं और बहुत आदर से सितारा देवी जी को याद कर रहे हैं। जी मनीषा जी, केवल 12 वर्ष की उम्र में सितारा देवी का चयन उस समय के निर्माता और नृत्य निर्देशक निरंजन शर्मा ने किया जी कि फिल्मों में जो डांस सीक्वेंसेस होते थे उसके लिए पहली बार उनका चयन हुआ था। 1938 से ये शुरुआत हुई और ये फिल्में थी उषा हरण, नगीना, आबरू, रोटी। और आबरू फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया था जिसके निर्देशक थे नजीर। इस फिल्म का एक गीत सुनते हैं। जी बिल्कुल, बहुत मीठा गीत है, आइए सुनते हैं जो सितारा देवी जी पर फिल्माया गया है। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। परदेसी बालमा ओ बाके साजना, परदेसी बालमा ओ बाके साजना। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। सतन के घर में उम्र राजा होना जाए टूना। हाँ, सतन के घर में उम्र राजा होना जाए टूना। कैसे कटेंगे बैरतियाँ होगा दुख में दूना। कैसे कटेंगे बैरतियाँ होगा दुख में दूना। सौतन से कुछ ना कहियो, बैरन से कुछ ना कहियो, परदेसी बालमा। पुरवैया है चली सजनवा धीरे धीरे बोल। पुरवैया है चली सजनवा धीरे धीरे बोल। सुनकर ना सातन मोरी दे दरवाजा खोल। सुनकर ना सातन मोरी दे दरवाजा खोल। जरा धीरे जरा धीरे जरा धीरे धीरे बोल। जरा धीरे जरा धीरे जरा धीरे धीरे बोल। सौतन से कुछ ना कहियो, पैरन से कुछ ना कहियो, परदेसी बालमा। परदेसी बालमा ओ बाके साजना, परदेसी बालमा ओ बाके साजना। सौतन के घर ना जइयो, पैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। इस मीठे से गीत को सुनने के बाद हमारे सामने वो दौर जीवंत हो उठा जब उस जमाने की फिल्में बना करती थी जिनका आज हम इतना विराट रूप हमारे सामने देखते हैं। अब जयंत जी श्रोताओं को अधिक प्रतीक्षा नहीं करवाते। महान नृत्यांगना सितारा देवी जी की एक रिकॉर्डिंग विविध भारती के पास है और उसी रिकॉर्डिंग को चुनकर आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए सुनिए। जब मैं 10 साल की थी तब मैंने पृथ्वीराज जी इनकी एक फिल्म देखी। तब से इनके लिए मेरे दिल में एक श्रद्धा और भक्ति सी पैदा हो गई। पता नहीं क्यों, फिल्में तो मैंने कई आर्टिस्टों की देखी और खास करके इनके लिए मेरे दिल में पता नहीं एक ऐसी भक्ति पैदा हुई और मैं सारे दिन यही मनाया करूं, काश मैं इस कलाकार को देख पाती। किस्मत की बात है, जब मैं बड़ी हो गई तो रंजीत स्टूडियो में काम करने लगी। कई पिक्चरों मैंने हीरोइन का भी रोल किया, वैम्प का भी रोल किया। उसी जमाने में पृथ्वीराज जी को भी हमारे सेठ चंदूलाल शाह ने इनवाइट किया। जब मुझे ये मालूम हुआ कि पृथ्वीराज जी पिक्चर में काम करने आ रहे हैं रंजीत स्टूडियो में, बस साहब पूछिए मत, बड़ी खुशी हुई। पृथ्वीराज जी आए, खैर मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। लेकिन साहब राज भी साथ था, खूब मोटा और बिल्लोरी आंखें और गाल उसके सुर्ख कि बड़े प्यारा लग रहा था। तो मैंने उसको कहा, इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम राज है। अरे वाह, राजा की राज, मिले मैं राजा भी हूँ और राज भी हूँ। खैर साहब हमारी उसकी दोस्ती भी होगी। हम लोग सब खूब खेला करते थे, खूब रिकॉर्ड बजाते थे। उनका हमारा फ्लैट बिल्कुल बगल में था, अगर बीच का दरवाजा खोल दिया जाए तो एक फ्लैट हो जाया करता था। वो मुझसे इतना घुल मिल गया कि कभी कभी ऐसे मैं कभी काम में लगी रहती थी तो चुपके से वो दरवाजा खोल के अंदर आए और रसोई में जाकर सब खाना खा जाता था। जब मैं आके देखती थी, अरे अभी तो हमने ये सब डिशें बनाई थी, कहाँ गई? तो नौकर कहता था, साहब
क्या करूँ, राज साहब आके मुझे डांटते थे और राज साहब ये खा गए, वो खा गए, कुछ गिरा गए, बताइए मैं क्या करूँ। बस जाके मैं उसकी खूब ठुकंती करती थी और खास करके उसके तोन पे मैं बहुत मारती थी और बड़े हंसता था, भागता था, खूब दौड़ाता था मुझे। कभी कभी आवे सारे नल खोल दिए, पानी भट 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 गिरने लगे तो मैं समझ जाती थी कि इस राज की शरारत है। एक रोज क्या हुआ, मैं गई राज से मिलने अंदर तो मालूम हुआ कि राज साहब पढ़ रहे हैं। तो भाभी ने कहा भाई देखो अभी राज को डिस्टर्ब मत करो, राज ये पढ़ रहा, उसका इम्तिहान बहुत करीब है। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे मालूम था राज पढ़े उड़ेगा तो कुछ नहीं, जरूर कुछ शरारत कर रहा होगा। मैं चुपके से गई और रोशनदान खोल के देखा कि राज साहब बस एक चादर को अपने लपेटे उसको रोब बना लिया और रोब बना के घुटने बल नीचे जमीन पर बैठकर खूब एक्टिंग कर रहे हैं। खूब हीरोइन कभी बन रहे हैं, कभी विलन बन रहे हैं, कभी डायरेक्टर बन रहे हैं, कभी हीरो बन रहे हैं, कभी तलवार से लड़ रहा है। मैं चुपके से देखती रही। मैंने कहा अच्छा तो ये तुम पढ़ रहे हो, ठहरो अभी मैं जाके भाभी से कहती हूँ तुम्हारी खूब ठुकंती करवाती हूँ। तो कहते चुपके से दरवाजा खोल के मुझे पकड़कर अंदर खींच लिया और बंद कर दिया दरवाजा। कहते कि ना जाई जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मम्मी को कुछ मत बोले नहीं तो मुझे बड़े मारेंगी और पापा जी भी मारेंगे। मैंने कहा अच्छा तो तू मुझे सताएगा तो नहीं? बोले नहीं मैं कान पकड़ता हूँ, कभी मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा। मैंने कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे तो इम्तिहान करीब है, तुम्हें तो ऐसा नहीं, तुम्हें खूब पढ़ना चाहिए, देखो तुम पढ़ो। तो कहते असली बात मैं बताऊं तो तुम्हें। मैंने कहा क्या? कह मैं पढ़ूंगा कुछ नहीं, मुझे तो डायरेक्टर बनना है, मुझे तो आर्टिस्ट बनना है। ये पापा जी मुझे बेकार पढ़ा रहे हैं और अपना पैसा नुकसान कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं तुम कम से कम मैट्रिक तक तो पढ़ लो। तो बोले मैं कोशिश करूंगा, मुझे तो लगता नहीं कि मैं मैट्रिक भी कर पाऊं। तो खैर साहब आपस में हमारी सुलह हो गई और उसने प्रॉमिस किया कि मैं कोई शरारत नहीं करूंगा। तो ये मैं शिकायत भाभी तक नहीं पहुंचाई। लेकिन आज वो राज है, देखिए राज कपूर हो गए। मैं राज कहती रही हूँ इसलिए कि मुझसे वो छोटा भी है, लेकिन मैं आज उनको राज साहब कहूंगी। ये है राज कपूर की फिल्मी शरारत। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई तू जहाँ आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गाँव नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, छोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई 53 की बात है जबकि जनरल थमैया साहब ने फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम रखना चाहा तो फिल्म आर्टिस्टों को बुलवाया और हमारे सबसे हेड थे मोतीलाल जी। मोतीलाल जी को कौन नहीं जानता, आप लोग सब जानते होंगे, कितने बेहतरीन आर्टिस्ट थे, अपने टाइप के एक ही अदाकार हो गए हैं वो हमारे कैप्टन थे। हम सब आर्टिस्ट शिमला पहुँचे और हम लोगों का प्रोग्राम गीति थिएटर में शुरू हुआ। हम तो खैर क्लासिकल नृत्य करते थे और आर्टिस्ट कोई मिमिक करता था, कोई छोटा सा स्किट करता था, परंतु मैं तो सिर्फ क्लासिकल करती थी। और नृत्य के पहले मैं उन लोगों को समझा देती थी कि नृत्य क्या है, इसकी कहानी क्या है, इसकी टेक्निक क्या है। तो इतना पसंद आता था उन लोगों को कि बजाय वो 3 दिन के हम लोग का प्रोग्राम तो वहाँ चलता ही रहा। रोज मुझे क्लासिकल नृत्य करना पड़ता था, 1 घंटे 1.5 घंटे। मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला, ये मतलब नहीं मैं अपनी खुद तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सब सुनाने में मुझे भी मजा आ रहा है। आज नहीं सुनाऊंगी तो कब सुनाऊंगी। तो एक रोज क्या हुआ कि मैं बीमार हो गई। रोज नाचते नाचते 2 घंटे 1.5 घंटे मेरा ही प्रोग्राम होता था और कथक नृत्य तो बड़े मेहनत का डांस है। तो टिकटें सारी बुक हो गई थी, हाउस फुल हो गया था
और जब सब आर्टिस्टों को ये मालूम हुआ कि सितारे जी तो बीमार हैं, आज वो नाच नहीं सकती हैं, तो सब बड़े घबराए, हमारे पास भागे भागे आए कि अरे तुम्हें क्या हो गया। मैंने कहा मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं आज नहीं नाच सकती हूँ और तुम लोग जाओ, तुम लोग शो करो। कहे कि अरे तुम्हारे वजह से तो सारी टिकटें बिकी हैं, अगर तुम नहीं जाओगे तो ये जनता है सब हम लोगों के ऊपर अंडे मारेगी, अंडे फेंकेगी। तो मिलिट्री का डॉक्टर आया, मुझे इंजेक्शन दिया और जबरदस्ती मुझे आखिर जाना ही पड़ा। खैर साहब, जब मैं वहाँ पहुंची, मोतीलाल जी अनाउंस कर रहे थे कि हमारे हुक्म का थोड़ा बीमार है, लेकिन वो आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ हाजिर है। और सितारे जी अपना नृत्य जैसे रोज प्रस्तुत करती थी उतना तो नहीं कर पाएंगी, लेकिन आप लोगों के लिए जरूर थोड़ा बहुत तो अपना नृत्य पेश करेंगी। और जब मैं स्टेज में गई, जब मैंने हॉल को देखा और जब मेरे नाम से वो तालियां बजी, तो हमारे खुशी के मैं एकदम व्याकुल सी हो गई। और इतनी खुशी हुई कि बजाय वो मैं 15 मिनट नाचने के, मैं 1.5 घंटा रोज की तरह नाचती रही। और इतना नाचती रही कि आखिर में मोतीलाल जी ने कहा कि ऐसे इशारा किया कि बस अब तुम नाच बंद कर दो। मैंने कहा जी नहीं, जब तक से ये जनता नहीं कहेगी तब तक से मैं अपना नृत्य बंद नहीं करूंगी। और इस पर बहुत जोरों की ताली बजी। खैर आखिर के जबरदस्ती उन्हें कर्टन डाल देना पड़ा। अरे मैं तो बात करती ही जा रही हूँ, आप लोग बोर हो रहे होंगे। अब मैं आप लोग की सेवा में झनक झनक पायल बाजे का एक रिकॉर्ड सुनवाती हूँ। और ये पिक्चर की रचना भी की है शांताराम जी ने, जिन्हें अन्ना जी कहते हैं। अन्ना जी ने कथक पर ये पिक्चर बनाई है। आज तक हिंदुस्तान में ऐसी कथक नृत्य पर कोई पिक्चर नहीं बनी है। इसके अलावा एक रोज शांता जी ने कहा कि भाई सितारा देवी को बुलवा भेजिए। मैंने सोचा कि ये मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि मैं इस पिक्चर में तो थी नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम हुआ कि अन्ना जी मेरा नृत्य देखना चाहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो इतने बड़े डायरेक्टर और इतने बड़े कलाकार हैं कि जो मेरा नृत्य देखना चाहते हैं और मेरा नृत्य कम से कम 3-4 घंटे तक देखते रहे। हमारे नृत्य द्वारा भी कई चीजें उन्होंने अपनी पिक्चर में डाली है, जो मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, पायल यादी रौनक झुनक पर, पायल यादी रौनक झुनक पर, छम छम मनवा नाचे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। नील गगन भी सुन कर झूमे, मधुर मधुर झनकार, मधुर मधुर झनकार। सोई धरती जाग उठी है, सोई धरती जाग उठी है, गूंज उठा संसार। राग रंग भी साजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। महान नृत्यांगना सितारा देवी जी की ये खास रिकॉर्डिंग हमारे श्रोता सुन रहे थे। और अब एक ऐसे कलाकार की बात जिसका जीवन, जिसका बचपन संघर्षों से गुजरा, और ऐसा बचपन कि जिसने उन्हें बहुत आर्थिक परेशानियां भी झिलवाई, बहुत कष्ट भी हुए। और कष्ट में जीवन बिताने वाले इस कलाकार ने एक हास्य कलाकार के रूप में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को समृद्ध करने में। जी हाँ, और इन कलाकार के बारे में हम क्या बताएं। उनका एक गीत आपको सुनवाते हैं, बल्कि उसकी एक झलक सुनाते हैं, आपको सुनना चाहिए। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय रसम ने देखा जंगल में, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी पीके जरा झूमे, हाय रसम ने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा।
अखियां शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी। ओ गोरी की गोल गोल अखियां शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी। इनका ये जोल जुल्म किसी ने न देखा, हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी भी जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में, मोर नाचा किसी ने न देखा। जी हाँ, फिल्म मधुमती के इस बहुत ही दिलचस्प गीत को जिसे हमने आपको सुनवाया, बल्कि जिसकी झलक हमने सुनवाई, आप पहचान गए होंगे। हम बात कर रहे हैं कलाकार जॉनी वॉकर की। जी हाँ, बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी अर्थात जॉनी वॉकर साहब 11 नवंबर 1926 को इनका जन्म हुआ था। और ये हम आपको श्रोताओं बताना चाहेंगे कि इनका खास रिश्ता देवास से है। इंदौर जो मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर है, उसके पास एक देवास शहर है, बहुत नाम है उस शहर का भी। उस शहर में जॉनी वॉकर साहब रहे और उससे उनका बड़ा गहरा नाता भी रहा है। जी, जॉनी वॉकर साहब के पिता मिल में काम करते थे। जी, बाद में रोजी रोटी की तलाश में वो मुंबई आ गए और जीवन यापन के लिए जॉनी वॉकर साहब को भी बचपन से बहुत संघर्ष करना पड़ा। कभी कुल्फी बेचते, कभी आइसक्रीम बेचते, कभी फल और सब्जियां बेचते, कभी कभी स्टेशनरी भी बेचते। ये सारे काम करते करते वे बेस्ट यानी बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट में, यानी जो शहर में बसें चलती है, उसके वो कंडक्टर बन गए। फिल्मों का शौक था, फिल्मों में दिखाए जाने वाले स्टंट की वो प्रैक्टिस किया करते थे। जी हाँ, और देखिए क्या होता है कि जैसी उनकी इच्छा थी कि कभी उनकी अभिनय प्रतिभा से कोई तो प्रभावित होगा, और उनसे प्रभावित हुए मशहूर अभिनेता बलराज साहनी के अलावा फिल्मकार गुरुदत्त ने भी उन्हें नोटिस किया। और हम सब जानते हैं श्रोताओं कि फिल्म बाजी से जॉनी वॉकर साहब ने, जो कि गुरुदत्त जी ने बनाई थी, उस फिल्म से जॉनी वॉकर साहब जबरदस्त रूप से चमके। जी हाँ, और वो कॉमेडियन के रूप में स्थापित हो गए। गुरुदत्त साहब ने ही उन्हें जॉनी वॉकर नाम दिया, क्योंकि वे अक्सर नशे में धुत एक किरदार का अभिनय किया करते थे और बस उसी के चलते उन्हें जॉनी वॉकर नाम मिला। जी हाँ, और ये वो जमाना था जब कॉमेडियन यानी हास्य कलाकार नायक के समानांतर काम करते लगभग, और एक कॉमेडियन का किरदार भी लगभग नायक जैसा ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। बाद में जब इस किरदार को उतना महत्व नहीं मिलता, उसको लेकर के जॉनी वॉकर साहब थोड़े से उदास भी रहने लग गए थे। खैर, अपने आसपास हंसी और खुशी बिखेरने वाले जॉनी वॉकर साहब की जो एक रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है ना जयंत जी, उसमें उन्होंने बिल्कुल अपने ही अंदाज में वो इंटरव्यू भी दिया है। क्या बात है। उसे हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं। उसके पहले एक ऐसा गीत मैं सुनवाना चाहती हूँ जो बहुत ही मीठा गीत है। वो फिल्म है छू मंतर, एक डुएट सॉन्ग है रफी साहब और लता जी की आवाज में। जॉनी वॉकर साहब पर फिल्माया गया ये गीत, संजीदा गाना है। हाँ, बहुत अच्छा गीत है, सुनते हैं। उसे सुनते हैं। लगी है चोट कलेजे पे उम्र भर के लिए, लगी है चोट कलेजे पे उम्र भर के लिए, तड़प रहे हैं मोहब्बत में एक नजर के लिए। नजर मिला के मोहब्बत से मुस्कुरा देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, गरीब जान के। मुश्किल है अब भुला देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दबा देना, तुम्ही ने दर्द दिया। क्या बात है।
तो इस 50 और 60 के दशक के स्टार कॉमेडियन की रिकॉर्डिंग सुनवाने का वक्त आ गया है। श्रोताओं, ये खास रिकॉर्डिंग हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज हम अपनी विविधा में जॉनी वॉकर साहब को याद कर रहे हैं। इस रिकॉर्डिंग को सुनकर उनसे बातचीत की निशा पमनानी ने। तो आइए सुनते हैं इस रिकॉर्डिंग को। जॉनी साहब, फिल्म में आने से पहले आप क्या करते थे? सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं फिल्मों में आने से पहले जॉनी वॉकर नहीं था, बल्कि बदरुद्दीन था। और बदरुद्दीन से जॉनी वॉकर बनने का जो दौर था ना, वो काफी कड़की का था। और कड़की भी नामचीन पहलवान से भी ज्यादा तगड़ी। लेकिन मैं भी अपना 2.5 हड्डियों वाला बदन लेकर बराबरी का मुकाबला करता था। इसीलिए भाई लोग मुझे कड़की टूर्नामेंट का चैंपियन कहते थे। अब आप ही सोच लीजिए कि मैंने कड़की को भगाने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। लेकिन जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे जॉनी वॉकर बनाया, तो कड़की ऐसी भागी है जैसे गधे के सर से सींग। फिल्म में कॉमेडियन का ही काम करते आ रहे हैं आप, इसका सबब? इसका सबब ये है कि अपनी हरकतों को देखकर मरहूम डायरेक्टर गुरुदत्त ने मुझे कॉमेडियन ही बनाया, जो कि मैं भी चाहता था। और देखने वालों ने भी पसंद किया, जो कि मैं भी चाहता था। और मैं जॉनी वॉकर बन गया। फिर तो प्रोड्यूसरों ने ऐसा जाम किया कि अब मैं ट्रैक भी बदलना चाहूं तो नहीं बदल सकता, जो कि मैं भी चाहता हूं। जॉनी साहब जी, आप जितना दूसरों को हंसाते हैं उतना खुद भी हंसते हैं या नहीं? ये अच्छा सवाल किया आपने। मैं भी आम आदमी की तरह हूँ। हंसने के वक्त हंसता हूँ, रोने के वक्त रोता हूँ। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है कि मैं रोता भी हूँ तो लोग हंस देते हैं। और इसीलिए अब मुझे खुद भी अपने रोने पे हंसी आती है। जिंदगी में हंसी मजाक की क्या अहमियत मानते हैं आप? बहुत अच्छे। कल को आऊंगा तो आप पूछेंगी कि जिंदगी में खाने की क्या अहमियत है। जिस तरह जिंदगी में आदमी के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह हंसना भी जरूरी है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हंसने के लिए भी खाना जरूरी है। मेरा मतलब है खाने के लिए भी हंसना जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हंसते हंसते खाइए, बल्कि खाना हजम करने का टॉनिक भी हंसी है। फिल्म में कॉमेडियन का क्या स्थान मानते हैं आप जॉनी साहब? इसका जवाब भी खाने ही से आ रहा है कि जो स्थान खाने में नमक का है, वही स्थान फिल्मों में कॉमेडियन का। क्यों, ठीक है ना? जी हाँ, समझ गई। अगर आप फिल्म बनाएं तो कैसी फिल्म बनाना पसंद करेंगे? अव्वल तो मैं फिल्म बनाऊंगा ही नहीं। वो इसलिए कि जिस लाइन पर अपनी गाड़ी चल रही है, बहुत ही धांसू जा रही है। अब इसको लाल झंडी दिखाकर दूसरी लाइन पकड़ूं, अपनी हिम्मत नहीं है। लेकिन अगर सुनने वाले भाइयों में कोई माल लगाए तो हिम्मत कर जाऊंगा पिक्चर बनाने की। लेकिन पिक्चर में हर मसाला बराबर का होगा, नमक के साथ। जॉनी साहब, जब आपने अपनी पहली फिल्म देखी तो कैसा महसूस किया था? वो पिक्चर जिसमें मैंने पहली बार काम किया, वो बन तो गई थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती समझिए या देखने वालों की, वो किसी ने भी नहीं देखी। जी, क्या मतलब? मतलब ये कि वो बनने के बाद डब्बे से बाहर ही नहीं आई। यानी न वो सिनेमा में लगी, न मैंने देखी, न देखने वालों ने देखी। इसलिए अब आपका सवाल यूं होना चाहिए कि आपने अपनी दूसरी पिक्चर को पहली बार देखकर क्या महसूस किया। अब इसका जवाब बता दीजिए। इसका जवाब ये है कि उस पिक्चर का मुझे बिल्कुल मजा उस वक्त तक नहीं आया जब तक कि मैं खुद पर्दे पर नहीं आया। जिसको मैं अपने साथ बड़े शौक से अपना काम दिखाने के लिए ले गया था ना, उसको कहा कि वो देखो मैं हीरो के पीछे खड़ा हूँ। इतने में तो वो काम निकल ही गया और अपना मूड इतना खराब हुआ कि मैं फौरन सिनेमा से बाहर आ गया। कलाकार को सबसे ज्यादा संतोष किस बात में मिलता है? जहाँ तक अपनी कला का ताल्लुक है, उसमें तो ये है कि पिक्चर अच्छी बन जाए, नंबर 1। नंबर 2, अच्छे सिनेमा में लग जाए। नंबर 3, देखने वालों को पसंद आ जाए। अगर इन तीनों आइटम में से एक आइटम भी मार खा जाए तो संतोष के साथ अपनी भी छुट्टी।
जॉनी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों, टाइम खत्म हो गया क्या? यहाँ से भी छुट्टी? सब सुनने वालों की तरफ से नमस्कार। मेरी तरफ से भी नमस्कार। लो, तुम घर में चलता हो, समझे? जाने माने हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर साहब का ये इंटरव्यू सुनने के बाद एक गाना अगर न बजे या उसे हम थोड़ा भी न सुनवाएं तो श्रोता नाराज हो जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। फिल्म प्यासा का ये गीत हम सुनते चले, भले ही थोड़ा सा, लेकिन सुने जरूर। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मालिक, खेल मालिक। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। प्यासा का ये गीत हमने सुना और प्यासा के साथ न जाने कितनी यादें ताजा हो गई। गुरुदत्त जी, वहीदा रहमान जी और अपने जमाने की मशहूर और बेहद खूबसूरत अभिनेत्री माला सिन्हा, जिनका जन्मदिन भी है 11 नवंबर 1936 को कोलकाता में जन्मी माला सिन्हा हिंदी, बांग्ला और नेपाली फिल्मों की एक मशहूर अभिनेत्री हैं। इनका मूल नाम था एल्डा। जी हाँ, और इन्हें उनकी सखियां चिढ़ाया करती थी। स्कूल में तो इन्होंने अपना नाम बदल के एल्डा की जगह माला रख लिया और फिर माला सिन्हा के नाम से मशहूर हुई। जी हाँ, मगर बचपन में जब पहली बार इन्होंने फिल्मों में भूमिका अदा की तो इन्हें नाम मिला था बाल कलाकार के रूप में बेबी नजमा। जी, नृत्य और संगीत की शिक्षा उन्होंने बचपन से हासिल की थी। अब एक बंगाली के बड़े ही माने हुए निर्देशक हैं अर्धेंदु बोस साहब, जो इनके पड़ोस में रहते थे, तो इन्होंने इनके पिता से अनुमति लेकर फिल्मों में काम करने के लिए इन्हें राजी कर लिया। जी, अब बांग्ला की वो फिल्में जहां इन्होंने बाल कलाकार के रूप में भूमिकाएं निभाई थी, वो फिल्में थी जय वैष्णो देवी, श्री कृष्ण लीला, जोग वियोग और रोशन आरा। और रोशन आरा के बाद हुआ क्या कि इन्हें नोटिस किया एक और बहुत ही मशहूर फिल्मकार अमिया चक्रवर्ती ने। जी हाँ, सीमा, कठपुतली और दाग जैसी फिल्मों के निर्माता एक से एक फिल्में उन्होंने बनाई हैं। अमिया चक्रवर्ती जी को भी हम आज देखिए इस कार्यक्रम में याद कर रहे हैं। तो अमिया जी की कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में जिनका नाम अभी जयंत जी ने लिया, उसी में से एक फिल्म थी बादशाह। हाँ। और बादशाह में माला सिन्हा जी को साइड हीरोइन का रोल मिला था, सहनायिका का। जी जी जी, उस फिल्म की नायिका थी उषा किरण। जी हाँ, और उसमें नायक थे प्रदीप कुमार। और इस फिल्म का संगीत बहुत ही मधुर है। हमारे श्रोताओं से हम निवेदन करेंगे आप बादशाह के गीत जरूर सुनिए। हम तो खैर अपने कार्यक्रमों में बजाते ही हैं। एक गीत है डिटेक्टिव फिल्म में जिसमें वो अभिनेता प्रदीप कुमार के साथ दिखी हैं और उनकी नायिका है। बहुत मीठा गीत है, उसकी एक झलक सुनते हैं, उसके बाद इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे। सितारों का बहार का ये रास्ता लेके बारात आया है प्यार
मुझको तुम जो मिले ये जहान मिल गया, तुम जो मेरे दिल में हंसे, दिल का कमल देखो खिल गया, मुझको तुम जो मिले ये जहान मिल गया। और आइए जयंती जी, अब अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं वो रिकॉर्डिंग जो हम आज खासतौर पर हमारे श्रोताओं के लिए ही लेकर आए हैं। अभिनेत्री माला सिन्हा जी से बातचीत की कमल शर्मा ने। मुझे शुरू से ही गाने का शौक था। जब मैं छोटी थी तो खूब गाया करती थी, और वो गाने भी किसके, लता जी के, आएगा आने वाला, ये जिंदगी उसी के है, लाल दुपट्टा मलमल का, जितने उनकी शुरू के गाने, मीठे मीठे गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और ईश्वर ने भी मुझे आवाज बहुत अच्छी दे रखी थी, तो मैं जब गाती थी तो सबको बोलते थे तो छोटी बेबी लता गा रही है, और वही मुड़कियां, वही सुर, तो मैं डिट्टो नकल करती थी। तो इस तरह से एनकरेजमेंट मिलते मिलते फिर मेरा टीचर मेरे डैडी ने रखा, तालीम ली। तो बोलते ना, इंसान सोचता है कुछ और होता है कुछ। तो जब मैं बॉम्बे आई, एक्टिंग के लिए आई, गाना पीछे रह गया, एक्टिंग चल पड़ी। तो आपका ताल्लुक जो है मुंबई से पहले कोलकाता से बड़ा गहरा है। पैदा ही वहाँ हुई, मेरा एजुकेशन भी वहीं पर हुआ, इसलिए बंगाली बहुत अच्छा बोल लेती हूँ, लिख पढ़ लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मादरी जबान तो बंगाली है। आई फील मोर कम्फर्टेबल जब बंगाली बोलती हूँ। अपने स्कूल का नाम याद है? कौन से स्कूल में पढ़ती थी आप? मैं डायसेशन गर्ल्स हाई स्कूल। तो जैसा कि बताया आपने गाने का शौक था, लेकिन गाने को कभी आपने मतलब फुल टाइम प्रोफेशन बनाना चाहा कभी? चाहा था, इसलिए तो मैं गाती थी, प्रैक्टिस करती थी, टीचर रखा। फिर बाद में मुझे ऑफर गाने का तो नहीं, एक्टिंग का मिला। अच्छा। बंगाली पिक्चर में। इसके बारे में छोटी थी, बहुत कम सीन, यही 10-11 साल की थी। तो चाइल्ड आर्टिस्ट का मुझे ऑफर मिला। डैडी के एक दोस्त प्रोड्यूसर थे, उनका नाम औरदेंदु मुखर्जी, हमारे पड़ोस में ही रहते थे। वो मुझे देखते थे गाना गाते, खेलते कूदते। कभी कभी हमारे स्कूल में जब प्रोग्राम होते थे, अपना होता ना मदर्स डे, फादर्स डे सेलिब्रेशन, तो फिर वो अंकल भी आते थे, और औरदेंदु मुखर्जी। तो मुझे गाते भी देखा उन्होंने, सुना। तो वो पिक्चर बना रहे थे, जोग वियोग, प्लस माइनस। तो उन्होंने डैडी को कहा कि भाई आपकी बेटी मुझे बहुत टैलेंटेड लगती है, देखो सबके आगे गा रही है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स या डर, कोई ऐसा भाव कुछ है ही नहीं, ये आर्टिस्ट है, मैं पिक्चर बना रहा हूँ, आई वॉन्ट हर टू कास्ट चाइल्ड आर्टिस्ट। तो डैडी ने कहा ठीक है, लेट अस सी कैसी लगती है ऑन द स्क्रीन। तो वहां से फिर मुझे एक्टिंग का चस्का पड़ गया और वो पिक्चर खूब चली। हालांकि मैं हीरोइन नहीं थी, और वो बॉय एंड मिड गर्ल पिक्चर नहीं थी। हमारी बंगाली पिक्चर हमेशा सामाजिक होती है, कुछ पर्पस होती है, संबंध के ऊपर होता है, भाई भाई का संबंध, भाभी देवर का संबंध, माँ बेटे का संबंध, ऐसी कहानी थी। ये भाई और मामा का था। अच्छा। हाँ, साथ साथ पढ़ाई चल रही थी आपकी? साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी। और हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, पहले तो डैडी डर गए, क्या मालूम एक्टिंग करने के लिए छुट्टियां भी मिलेगी कि नहीं, या ऑब्जेक्शन ले, अरे भाई एक्ट्रेस हमारे स्कूल में नहीं पढ़ने का। पर शी वॉज सो एनकरेजिंग, मिस दास था उनका नाम। अच्छा। तो उन्होंने कहा अरे ये तो अच्छी बात है, इफ शी इज टैलेंटेड, उनमें टैलेंट है तो उसको तो एक्सप्लॉइट होना ही चाहिए, उसको आगे बढ़ना ही चाहिए। तो हम इनका जो नोट्स है ना, हम उनकी सहेली से, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनसे नोट्स करवा लेंगे, जिस दिन वो नहीं आएंगी, मिस करेंगी, तो लेट हर गो अहेड। तो उन्होंने भी एनकरेज किया, बोले कि टैलेंट को दबाना नहीं चाहिए। और मिस दास ने मेरी आवाज भी सुन चुकी थी। जब स्कूल में कोई प्रोग्राम होते थे ना, तो मेरा नाम पहले आता था, टीचर मुझे ढूंढती थी गाना गाने के लिए स्कूल के प्रोग्राम में। तब उनको पता नहीं था कि मैं एक्टिंग कर लेती हूँ, सिंगर तक ही उनको मालूम था। और हर प्रोग्राम स्कूल के मेरा गाना होना ही चाहिए। तो गाना फिल्मी नहीं, रविंद्र संगीत। तो बाद में वो तो अचंभा रह गए, बोले शी कैन एक्ट ऑल्सो। तो डैडी ने कहा हम जरा देख रहे हैं कर सकती कि नहीं। जब ऑफर मेरा फ्रेंड का पिक्चर है तो शौकिया कर रहे हैं। तो शी ऑल्सो एनकरेज। इस तरह से मुझे डैडी से, मेरा प्रिंसिपल से, प्रोड्यूसर अंकल से मुझे एनकरेज मिला, तो फिर आगे बढ़ती गई। वो पहला दिन आपको याद है? तो शूटिंग हुई थी। देखिए, वो सेट भी याद है, वो स्टूडियो भी याद है, हाँ वो माहौल भी याद है। पर इतना है कि मैं डरी नहीं थी। अच्छा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब टेक हुआ, ओके हुआ, कब कट हुआ। मुझे जो जो डायलॉग दिए गए थे, जिस तरह से मुझे एक्ट करने के लिए कहा गया था, जो भी मेरा सीन था, तो ये करना है आपको, ये जुमला बोलना है, तो मैं करके गई एकदम नॉर्मल, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं।
तो जब कट हो गया तो वो बोलते कट कर, फिर से तुम एक्टिंग क्यों किए जा रही हो, आगे का लाइन भी बोल रही हो, बच्ची हो ना, क्योंकि हमको वेल प्रिपेयर्ड किया गया था, क्योंकि कभी फेस नहीं किया ना कैमरा को, अपने को ये भी नहीं मालूम था कि कट क्या होता है, स्टार्ट क्या होता है, तो कॉन्शियस होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। एंड आई एंजॉयड, मुझे माहौल बड़ा अच्छा लगा। हाँ, मतलब कभी हमने इस तरह का सेट होता गोदाउन जैसा, पहले तो हम लोग किसी के घर में जाके शूटिंग नहीं करते थे, आज जो करते हैं, आज तो स्टूडियोज बंद हो गए, वो मजा नहीं जो उसमें हुआ करता था। बड़े बड़े आर्क लैंप, हाँ, प्लैंक पे सब वर्कर लोग, कुली लोग खड़ा है, आर्क लगाओ, बेबी लगाओ, हाँ, डिंकी लगाओ, डिंकी भी होता था लाइट मारता था, डिंकी लाइट्स के नाम होते थे। हाँ, तो बड़ा बड़ा मजा आता था रिहर्सल करने में, और इतने लोग, ऐसा लगता सब अपना परिवार है। वो स्टूडियो तो मुझे अपना घर लगता था, पर मेरे को अंदर से ऐसा लगता था मेरा असली परिवार तो यही लोग हैं, राजेंद्र हैं, धर्मेंद्र हैं, अपना निरूपा जी हैं, निम्मी जी हैं, रोहिता जी हैं, नंदा जी हैं, ये सारे। और प्रोड्यूसर्स लोग तो हमारे जमाने में हम प्रोड्यूसर्स को अपने चाचा जी ताऊ जी की इज्जत से देखते थे, और वो हमारे साथ उसी तरह बिहेव करते थे। जैसे मान लीजिए चोपड़ा साहब, विजय भट्ट जी गुजर गए, शंकर भाई, रामानंद सागर जी, आज भी मुझे अपनी बेटी की तरह, चोपड़ा साहब भी कहते हैं माला मेरी बेटी है, पहली बेटी, शशि बाद में। कभी डांट भी पड़ी इनकी? अरे बहुत डांट पड़ी है, थप्पड़ भी खाए मैंने जब डायलॉग ने, जब रो नहीं सके ना, और अर्धेंदु मुखर्जी खाई ना डांट। अच्छा। फर्स्ट पिक्चर मैंने कहा बेबी आटे अरे एक सीन था जो बोलते बोलते रोना था, और कलकत्ते में तो ग्लिसरीन डालने ही नहीं देते, ना ना ना, नो ग्लिसरीन जो यहाँ पे होता है, यहाँ के मैंने ग्लिसरीन का नाम सुना, डाला भी रोने के लिए, पर कलकत्ते में नहीं चलेगा ग्लिसरीन, खुद रो, बोलते बोलते फील करो, इमोशन लाओ, फील करो। अभी क्या फील करूं, उतना समझ नहीं ना। तो जब डायलॉग सीन शॉट चल रहा है और मेरा भाई डायलॉग बोल गया, अभी मुझे बोलते बोलते रोना था, भाई को कुछ कंप्लेंट कर रही और आंसू ही नहीं निकले तो धार से शॉट चल रहा है, धार से अर्धेंदु मुखर्जी चाटा मार दिया मुझे। अरे जैसे चाटा मारा तब तो मैं डायलॉग वाला सब भूल गई, सब सन्नाटा हो गया। उसके कैमरे के पीछे से दादा चिल्ला रहे, जेठू, हम उसको जेठू बोलते थे, डायलॉग बोल, रो और डायलॉग बोल, डायलॉग ही भूल गए क्या बोलूं। असिस्टेंट को बोले प्रॉम्प्ट कर, वो प्रॉम्प्ट कर रहा, देन रो के बोली कट, अब देख, अब तू देखना, पब्लिक तालियां देगी तेरा एक्टिंग पे, नेचुरल। इस तरह से हमको चाटा खा के हमने एक्टिंग सीखी है। माला जी आपसे बात करेंगे, यहाँ बहुत देर से हमारे श्रोताओं का इंतजार है आपकी पसंद के गाने का। पहले तो आपकी नजरों ने मदन मोहन जी का एवरग्रीन सॉन्ग, मुझे सबसे अच्छा कड़ी कौन सा लगता है, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, आपकी पहली फिल्म थी रोशन आरा, बांग्ला फिल्म ना, जो मतलब ये बड़े होने के बाद जो आपको एक, अरे रोशन आरा भी बचपन का ही था। अच्छा। हीरोइन की चाइल्ड सीक्वेंस, मैंने 2-3 पिक्चर तो चाइल्ड आर्टिस्ट ही की ना उधर। अच्छा। उसके बाद मुझे ग्रोन अप रोल मिले ढूली में,
जिसमें सुचित्रा सेन मेन हीरोइन थी, वही अर्जुन मुखर्जी, उन्होंने ढोली बनाई थी। म्यूजिकल सब्जेक्ट है ना, ढोली का मतलब जो ढोल बजाता ना, बंगाल में दुर्गा पूजा होती है ना, और धूमधाम से होती है वहाँ पे। अरे कितने बड़े बड़े मूर्तियां माता के होते हैं, और ढोल, उसको ढोलकिया को बोलते हैं ढूली। हाँ, तो उसमें सुचित्रा जी थी हीरोइन, और वो प्रशांतो बैनर्जी बोल के हीरो, और मैं साइड हीरोइन थी, क्योंकि मैं हीरोइन दिखती ही नहीं थी ना, पतली दुबली छोटी सी। उन दिनों में मेरे में इतनी गहराई नहीं थी ना। सुचित्रा वॉज मच सीनियर टू मी, तो शी वॉज प्लेइंग गुरु गंभीर रोल, मतलब जो हीरोइन का होता है, रोना भी है, इमोशन भी है, बिछड़ना भी है, हीरो के लिए थोड़ा तड़पना भी है। अपने को तो सब सेंस ही नहीं था ना तब। खैर, वो पिक्चर बहुत चली। उसके बाद मुझे यहाँ बॉम्बे में ऑफर मिला, वो भी कैसे, फिल्म फेयर में मेरा एक फोटो छप गया। ये ढूली का ही शायद फोटो होगा, कोई अच्छा खासा। तो अमिया चक्रवर्ती जी, जिन्होंने दाग बनाई थी, सीमा बनाई थी, कठपुतली बनाई थी, हाँ, तो उन्होंने फिर मुझे साइन किया। फिर वही साइड हीरोइन, क्योंकि देखने में हीरोइन लगती थी ना, साइड के लिए ठीक थी, छोटी छोटी पतली पतली लड़की चुलबुली से, उनको ऐसे एक प्रिंसेस का चाहिए था। वो स्टोरी क्या था, बादशाह, वो भी एक फॉरेन का नॉवेल का है। उन्होंने मुझे प्रदीप कुमार जी के अगेंस्ट में प्रिंसेस का, और वो प्रिंसेस को पसंद नहीं करते, वो होता है ना बंजारा गर्ल, उषा किरण जी। अच्छा। वो हीरोइन थी, वो हीरोइन बंजारन थी, और मैं प्रिंसेस। उसी पिक्चर से मुझे बॉम्बे में आने का मौका मिला। फर्स्ट उसी पिक्चर से मैं बॉम्बे में आई। मला जी, हमारे यहाँ एक और नामी फिल्मकार गुरुदत्त साहब जी, उनके साथ आपने न केवल अभिनय किया, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। क्या बोलूं उनका, लाइटिंग ऑफ द फिल्म, द सीन, वो खुद लाइटिंग करवाते थे। मेरा ये मूड का सीन है, वो गाना, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने, लाइट एंड शेड देखिए, वो पिलर में से ऐसा लगता है जैसे म्यूजिक बज रहा है, टुडुरुम टुडुरुम। दीज आर ऑल हिज कंसेप्शन, नो कोरियोग्राफर। बेसिकली वो सिर्फ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जीनियस ही नहीं थे, एक मनुष्य थे, ह्यूमन थे, इंसान, उनमें इंसानियत थी। मतलब जिसको वो सच्ची दोस्त बना लेते थे, अपना बना लेते थे, तो उस पे स्टिक करते थे, अड़े रहते थे। ऐसा मिलना आजकल बहुत मुश्किल। आजकल तो मतलब की दुनिया है, आपसे काम है, काम करो, काम हो निकल गया ठेंगा। माला जी, तो सेट पे भी महमूद भाई, जॉनी वॉकर की प्यारी प्यारी शैतानियां जो हैं, प्यारी शैतानी, नहीं, प्यारी जॉनी भाई बहुत सीरियस होते थे सेट पे। जितना वो स्क्रीन पे कॉमेडी करते थे ना, उतने ही प्राइवेट लाइफ में वो बहुत रिजर्व को क्या बोलते हैं, संजीदा थे। वो बहुत सीरियस, सेट में कभी नहीं, कोई मजाक नहीं, कुछ नहीं। जी हाँ, नमस्ते, खाना खा, बहुत ही शरीफ आदमी, एकदम जेंटलमैन। जैसे शॉट शुरू हुआ, वो दूसरा आदमी, दूसरा एक्टर, तो एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता था। बल्कि महमूद जी बहुत नॉटी थे, बट इन अ डिसेंट, हर एक को खुश रखना। सबसे ज्यादा कॉमेडियन और सबसे अच्छा इंसान और सच्ची कॉमेडी अगर सेट पे करता है वो है किशोर कुमार। मैंने उनके साथ काम किया था ना, अपना बेवकूफ, आइए जौहर जी की। दीवानापन छोड़ दो तुम्हें मेरी कसम, समझ के बूझ के हुए तेरे दीवाने हम, दीवानापन छोड़ दो तुम्हें मेरी कसम, समझ के बूझ के हुए तेरे दीवाने हम। तुम्हें तो क्या कहे, हर हम बड़े शरीर हैं, तुम शरीर हो तो हम भी कम नहीं, समझ लिया। तुम्हें पिया चिकारा हूँ गरसिया, सलाम लो हमारा हो शुक्रिया, तुम्हें पिया चिकारा हूँ। और एक पिक्चर किया था मैंने एस डी नारंग जी का। अरे सेट पे 1 मिनट वो चुप नहीं बैठने का, ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर ना स्प्रिंग पड़ा हुआ है, किसी ने चाबी भर दी और वो उछल रहे। और हर एक डायरेक्टर का नकल, एस डी नारंग कैसे वो बोलते हैं, यहाँ तक केन सिंह का नकल जो करते थे। एक पिक्चर केन सिंह के साथ भी थे ना, उसी पिक्चर में शायद हम लोग थे, केन सिंह जी। हर एक का नकल, 1 मिनट चुप नहीं, वो थे कॉमेडियन। स्क्रीन में भी कॉमेडियन, जो तो आपको स्क्रीन में दिखता करते हुए, भौएं ऊपर नीचे करना, उछलना, हाँ, और वो ऑफ टाइम में भी करते, सबको हंसाते रहना सेट पे। और उनकी तरह मैंने टैप डांस करते हुए किसी को नहीं देखा। एक फॉरेनर को देखा है टैप डांस करने का, जमीन में जूते के साथ टक 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 टक। अरे क्या रिदम और क्या करते, और हर एक को खुश रखते। अरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, गाना लिखना और वो इमोशनल बात। उनकी वो पिक्चर देखी थी, ऋषिदा की पिक्चर थी एक, नौकरी, इमोशनल। अरे ग्रेट एक्टर, क्या गाते थे। आज वो आवाज किसी के पास नहीं है। वो जो दादा गए
किशोरदा गए, अब आने वाले नहीं। अच्छा, दादा मुनि आपको क्या पुकारते थे? दादा मुनि तो पहले तो मुझे बहुत डर लगता था, बहुत ही डर लगता। पहली पिक्चर जब उनके साथ करने गई थी, कौन सी थी, पहले मेरा नई रोशनी मद्रास की, क्या बासु मेनन की पिक्चर थी। तो डर काहे लगता था? इसलिए कि मुझे मालूम था वो तो बहुत मजे हुए। हाँ, मेरे डैडी के जमाने के एक्टर है, मैं उनके सामने क्या एक्टिंग कर पाऊंगी, तो मैं डरती थी। क्या मालूम मैं अगर थोड़ा सा इधर उधर डायलॉग भूल गई या उनके ऊपर डायलॉग बोल गई गलती से, होता ना कभी कभी भाई मिस्टेक तो होता है ना, रीटेक होती है, गुस्सा करेंगे का नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही वॉज अ फादर फिगर, ट्यूटर, टीचर। अगर कहीं करो तो कितने प्यार से वो समझाए, नहीं बेटा ऐसा नहीं, आप यहाँ इतना पॉज दो। मैंने उनसे बहुत सीखा, डायलॉग डिलीवरी बहुत सीखा उनसे, उन्होंने बहुत मुझे मदद की नई रोशनी में। तो मुझे बोलते थे कि माला, जब तुम्हारा शॉट हो जाए, डोंट लीव द सेट, अपना कुर्सी मत छोड़ो, सेट को देखो आगे वाला क्या कर रहा है, जो आपके को स्टार हैं सेम सीन में, देखो वो क्या कर रहे हैं। उनका जो जिस लेवल पे उन्होंने डायलॉग छोड़ा, अभी आपको कौन सा लेवल में पकड़ना है। उन्होंने आप ये एक्सप्रेशन दिया, अभी आप उसको सोचो, उन्होंने इस टोन में बोला, ये बोला, अभी आपको क्या अंदर क्या फीलिंग हो रहा है, आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा। सेट मत छोड़ना, नहीं तो वो लिंक जो है ना, तार, ट्यूनिंग, सुर, एक्टिंग का टूट जाता है। तो मैंने उनसे सीखा, उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिया, मैं सेट छोड़ के कभी नहीं जाती थी। जब दूसरे का शॉट होता था देखती थी, अब इसके बाद मेरा ही है। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। आई वॉज अ ग्रेट फैन एज एन आर्टिस्ट, लता जी की तो एज ए सिंगर, और एज एन आर्टिस्ट मैं नरगिस जी की बहुत बड़ी फैन थी। राज कपूर और नरगिस को पिक्चर को देखो तो ऐसा लगता था काश कि नरगिस की जगह मैं होती। हाँ, ऐसा मुझे एहसास होता था छोटपन में। और जो सोचती थी कभी मैं नरगिस बन पाऊंगी, कभी मैं राज साहब के साथ कम पाऊं। पता नहीं मुझे राज साहब बहुत अट्रैक्ट करते थे, पता ना उनकी फीचर अट्रैक्ट करती थी कि उनका एक्टिंग अट्रैक्ट करता था, कि उनकी वो ब्लू नीली आंखें, तो शायद वो अट्रैक्ट करता था, आई डोंट नो। पर ऐसा लगता था कि इस शख्स के साथ तो मुझे काम करना ही है, एक्टिंग करने को मिले तो क्या। तभी हमने एक्टिंग का सोचा ही नहीं था। आई वॉज स्कूलिंग, छोटी लड़की, बहुत अच्छा। और मैं एक लड़की होने के नाते फैमिली में, अब जहाँ डैडी मम्मी जाए मेरे को जाना ही है, और मम्मी को पिक्चर देखने का बहुत शौक। डैडी को जब अपने बिजनेस से संडे को छुट्टी मिलती थी तो मेरी मम्मी का एक ही रिक्वेस्ट होता था, कुछ नहीं, हमें पिक्चर ले चल, दे कांट लिव मी एट होम। तो मैं भी जाती थी, तो पिक्चर देखते देखते शायद मेरे दिमाग में आ गया एक्टिंग करने का, गाना गाने का, वो छा जाता ना। एक बोलता चाइल्डहुड का इम्प्रेशन जो देखता है ना, वो सच्ची पड़ता है। तो मैं नरगिस बनना चाहने लगी। जब मुझे हकीकत में उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मैं डर के मारे मेरी बात ही नहीं निकले। अब क्या कैसे संबोधन करूं जिनको मैं इतना अपना आइडल मानती हूँ, अपना हैंडसम हीरो मानती हूँ। नरगिस जी के बाद मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। वो मौका मुझे ईश्वर ने आज दिया। मेरा जो आशा जब मिला तो मैं डर जाती हूँ। पहले तो मैंने बोला महिपत जी को मैं तो काम नहीं करूंगी, मुझसे डायलॉग ही नहीं बोला जाएगा उनके सामने। ये तो मेरा तो एक एक बात में नुक्ताची निकालेंगे, भाई तेरे को एक्टिंग नहीं आता। सेट पर अगर बोल दिया अरे भाई इसको चेंज करो, इसको एक्टिंग नहीं आती, मेरी तो बैंड बज जाएगी ना इज्जत की। तो इसी डर के माने मैंने कहा बाबा महिपत जी आप किसी और को लीजिए, आई एम स्केयर्ड, गिव मी टाइम टू थिंक अबाउट इट। बोले देखो तुम्हारा सुनहरा मौका है सिन्हा साहब, समझाइए। डैडी भी गए थे ऑफिस में, तो बाबा ने कहा अच्छा करेगी, मेरी बेटी करेगी। वो ऐसे घबरा रही है, डर रही है, राज साहब है ना। फिर सुबह होगी उसमें भी आप उनके साथ थे ना? कितना मुझे हेल्प किया। और वहाँ एक सीन था जहाँ मुझे रेप करने की कोशिश करता है ना वो अपना कमल कपूर जी, और वो रोती भागती हुई। अरे वो सीन जब हुआ, राज साहब खुद रोए और मेरे को 1 रुपया दिए। बोले माला क्या सीन किया तूने।
और उसमें सारा सहयोग राज साहब का था, उनका साइलेंट रिएक्शन। क्या बोलूं, राज साहब होंगे नहीं, ना ऐसा डायरेक्टर होंगे, ना ऐसा इंसान होंगे, ना ऐसा एक्टर होंगे। फिर न कीजिए गुस्ताख निगाही का गिला, अरे ये गाना जरूर बजाइए। फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। ये बोल कहाँ मिलेगा, ये लिरिक्स कहाँ मिलेगी आपको? इस कदर प्यार से देखो ना हमारी जानिब, दिल अगर और मचल जाए तो मुश्किल होगी। तुम जहाँ मेरी तरफ देख के रुक जाओगे, वही मंजिल मेरी तकदीर की मंजिल होगी। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। एक यूं ही सी नजर दिल को जो छू लेती है, कितने अरमान जगाती है तुम्हें क्या मालूम। रूह बेचैन है कदमों से लिपटने के लिए, तुमको हर सांस बुलाती है तुम्हें क्या मालूम। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। खूबसूरत अभिनेत्री माला सिन्हा जी की इस रिकॉर्डिंग को सुनते हुए अपने श्रोताओं को एक और खास बात बताएं कि आकाशवाणी से उनका बड़ा गहरा रिश्ता था। वो इस तरह से कि वो ऑल इंडिया रेडियो की ऑडिशन्ड सिंगर हैं। तो श्रोताओं, बहुत सी बातें हैं जो करने की आपसे बहुत इच्छा होती है, लेकिन क्या करें, वक्त हमारी सीमाएं बांध देता है। तो अगले कार्यक्रम में फिर किसी और रिकॉर्डिंग को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज के विविधा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को मनीषा जैन और जयंत पात्रीकर का नमस्कार।